ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज हम बात करने जा रहे हैं धनु राशि वालों के लिए जाता हुआ वर्ष। जी हाँ, जो वर्ष 2024 जा रहा है वो क्या कुछ करने जा रहा है। ये जो अंतिम पड़ाव दिसंबर का है और उसके बाद नया वर्ष आरंभ होगा और नए वर्ष के अनुसार से ग्रहों के परिवर्तन जो होगा वो बहुत कुछ करेगा। लेकिन जाता हुआ वर्ष यदि हम धनु राशि के संबंध में यदि हम बात करें तो उनको समझ लेना चाहिए कि ग्रहों का योगायोग आपके लिए क्या है। जाता हुआ वर्ष हमें दिखाई देता है आपके लिए कई प्रकार से नई अपॉर्चुनिटीज़ को देके जाने के योग बना रहा है, क्योंकि इन दिनों जो ग्रहों का गोचर आपके लिए रहने वाला है वो कई प्रकार से आपके लिए, खासतौर पे धनु राशि वालों के लिए कुछ अच्छा महत्वपूर्ण योग परिवर्तन बनाने के रास्ते देगा बहुत बढ़िया तरीके से। इस वक्त ग्रहों का योगा योग यदि आप समझें तो कई प्रकार से ऐसा बना हुआ है जो कई प्रकार से आपके लिए रास्ता बना सकता है। शुक्र चंद्र शनि जो है वो एक साथ होकर आपकी राशि में जहाँ बैठे हैं, शनि महाराज स्वग्रही या शुक्र परिवर्तन कर कर आपकी राशि के या जो विशेष तौर पर शनि के साथ आ जाएंगे और तृतीय भाव में आपके साथ विराजमान हो जाएंगे। ये एक बहुत अच्छा योग बनेगा। लेकिन बस ध्यान ये रखना है, आपको अपने आप को शांत रखने का प्रयास करना है। देखिए धनु राशि वालों, इन दिनों ग्रहों का योगा योग चल रहा है, परिवर्तन की तरफ वर्ष जा रहा है, बहुत सारी नई चीज़ें रखते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, एग्रेशन हो जाता है, मन में ये एंजाइटी भाव हो जाता है कि हमने बहुत कुछ किया, हमें कुछ नहीं प्राप्त हुआ। हर व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य अपने कर्म के अनुसार से ही प्राप्त होता है, भाग्य के अनुसार से प्राप्त होता है। तो ये समय आपके लिए भाग्य के दृष्टिकोण से अच्छा है, खराब नहीं है। पहले ये बात समझने का आप प्रयास कर लें, सिलसिलेवार तरीके से समझें ग्रह नक्षत्र आपके लिए क्या करने वाले हैं दिसंबर के अंतिम भाग में। सबसे पहले आरंभ करते हैं 21 दिसंबर से। षष्ठी तिथि शनिवार का दिन पड़ रहा है और साथ साथ ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि सायन पद्धति से देखा जाए तो सूर्य सायन पद्धति से चलते हुए उत्तरायण हो जाएंगे। वैसे तो ज्योतिष के दृष्टिकोण से सायन निर्णायन दो पद्धति मानी जाती है। निर्णायन जो होता है वो उत्तर भारत में बहुत जगह चलता है, लेकिन बहुत सारी जगह वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी जो है, साथ साथ पहाड़ों के अंदर जो एस्ट्रोलॉजी है, उनके दृष्टिकोण से सायन पद्धति ही देखी जाती है। तो सायन पद्धति के अनुसार से सूर्य उत्तरायण की तरफ जाने वाले हैं और ये एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है। बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मनोमस्तिष्क में गुस्सा क्रोध न लाने दें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। लेकिन समय जो है वो धर्म की तरफ प्रेरित कर सकता है, आपको धर्म की इच्छा जागती दिखाई दे रही है और धर्मयुक्त कार्य करने से आपके लिए अच्छे रास्ते बनेंगे। धर्म से दूर मत भागिएगा, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। एक बात का ध्यान रखिएगा, 12 बजे के आसपास करीब करीब भद्रा का आगमन हो जाएगा और रात्रि तक रहेगा। तो जो महत्वपूर्ण कार्य करने हो, इंपॉर्टेंट कार्य करने हो तो 12 बजे से पहले पहले कर लेंगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। शनि इन दिनों थोड़ा आलस प्रवृत्ति कर रहे हैं तो शनि को मनाएं, सदा सुख पाएं। एक पीपल के पेड़ के पास जाकर एक दिया प्रज्वलित कर दीजिए, थोड़ा सा फल इत्यादि, केला इत्यादि पीपल को अर्पित करने का प्रयास करें। यह आपके लिए अच्छा योग बनाएगा। आपकी राशि के दृष्टिकोण से केला अर्पित करना पीपल के पास जाकर बहुत अच्छा योग बनाएगा, बहुत अच्छे रास्ते उत्पन्न करेगा। 22 तारीख रविवार का अवसर, सप्तमी तिथि उदया तिथि के रूप में विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्र परिवर्तनों का योग, ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन जो बन रहा है वो ये है कि इस दिन शुक्र ग्रह धनिष्ठा में विशेष तौर पर मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करने का योग बना रहे हैं और साथ साथ जो शुक्र इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अभी शनि के साथ नहीं विराजमान हुए हैं और वो चल रहे हैं आपके द्वितीय भाव में, और द्वितीय भाव में बैठे हुए वहाँ पर धनिष्ठा नक्षत्र में जो मंगल का नक्षत्र है उसमें परिवर्तन का योग बना रहे हैं। ध्यान रखिएगा, धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का होता है, शुक्र मंगल की युति थोड़ा सा मनोमस्तिष्क में, जैसे साल का अंतिम भाग चल रहा है, थोड़ी सी वासनाएं अधिक जगाती, उम्मीदें ज़्यादा जगाने का प्रयास करती हैं। तो थोड़ा सा संयमित रहते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। ध्यान रखते हुए इन दिनों खास तौर पे ध्यान रखें। बहुत सारी पार्टी होती हैं, बहुत सारी पार्टी में कई बार संयम टूटने से कष्ट होने के योग बन जाते हैं, तो उसका ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। चंद्रमय परिवर्तन करके आपकी राशि के दृष्टिकोण से केतु के साथ विराजमान हो जाएंगे और ये आपके लिए कर्म के अनुसार से फल देने का योग बनाएंगे। तो मेहनत से भागिए मत और सर्वार्थ सिद्ध योग है। नए कार्य आरंभ करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है, चिंता ना करें, आगे बढ़े, आपके लिए अच्छा रहेगा। कालाष्टमी है, कालाष्टमी का व्रत रखें, भगवती दुर्गा की सुंदर उपासना करने का प्रयास करें, भगवती पार्वती और शिव का ध्यान करने का प्रयास करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और जैसा रविवार के दिन हमारे आश्रम पर सामूहिक यज्ञ का व्यवस्था रहती है, नवग्रह शांति महायज्ञ रहता है, तो आप उसमें भी सम्मिलित हो सकते हैं और उसमें भाग ले सकते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब 10 बजे तक ये कार्यक्रम भंडारे के साथ चलता है। तो आप भी आइए, इस यज्ञ में बैठिए और सुंदर रूप से ग्रहों का परिवर्तन जो है वो आपके लिए लाभ के योग बनाता दिखाई दे रहा है।
23 तारीख सोमवार का अवसर, अष्टमी उदया तिथि है और इस दिन रुक्मणी अष्टमी का सुंदर योग बन रहा है। साथ साथ ग्रहों का परिवर्तन का तो समय योग बनता ही रहता है और ग्रह आपके लिए साफ साफ दिखा रहे हैं कि ये परिवर्तन का समय आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। ये परिवर्तन आपके लिए कहीं ना कहीं रास्ता दिखाई दे रहा है। और बृहस्पति महाराज चलते चलते रोहिणी नक्षत्र के तृतीय चरण में चंद्रमा के जो नक्षत्र है उसमें प्रवेश करने जा रहे हैं और ये आपके लिए कहीं ना कहीं चंद्रमा के साथ जो युक्ति बन रही है वो कहीं ना कहीं लाभ के रास्ते उत्पन्न करने के योग बना रहा है। चंद्रमा पर इस वक्त गजकेसरी योग भी बन गया है जो रास्ता दिखा रहा है, लाभ के रास्ते दिखा रहा है। तो पूरे तटस्थ होकर काम करने का प्रयास करें, अच्छा रहेगा आपके लिए। रुक्मणी अष्टमी जैसा हमने कहा, सौभाग्यवती स्त्रियों को भोजन करने की व्यवस्था बनाएं, उनका आशीर्वाद लें। सौभाग्य का उदय करने के लिए ये बहुत विशेष तिथि है। इस दिन कहा जाता है, वैसे 8 शास्त्र में कहा गया कि 8 सौभाग्यवती स्त्रियों को उनको भोजन इत्यादि करा के उनका आशीर्वाद लें, वस्त्र इत्यादि का दान करें, कल्याण के योग बन जाते हैं। बहुत सारे लोग इन उत्सवों को भूल जाते हैं। इसी कार्यक्रम के माध्यम से हम सब चीज़ों का आपको अवगत कराने का प्रयास करते हैं। 24 तारीख की दिन बात करें, मंगलवार का अवसर, नवमी उदया तिथि है और साथ साथ इस दिन ग्रहों का परिवर्तन की श्रृंखला गजकेसरी योग तो निर्माण है ही। चंद्रमा बृहस्पति से पूर्ण दृष्ट होकर आपके कर्म के अनुसार से पूरी तरह से आपको पॉजिटिव तरफ ले जाते दिखाई दे रहे हैं। तो अपने उत्साह को अच्छे से बढ़ाने का प्रयास करें। एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है, ज्येष्ठा नक्षत्र में बुध स्वयं के नक्षत्र में बुध प्रवेश कर रहे हैं सुबह 8:24 पर और ये आपके लिए खास तौर पर ये जो चीज़ें दिखाएंगे ये आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट लाने के रास्ते बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसा योग बन सकता है कि लोग आपको मक्खी की तरह आपके लाभ से बाहर निकाल दें। ध्यान रखिएगा, ये स्थिति आपके लिए थोड़ी सी विरोधाभास उत्पन्न करती दिखाई दे रही। शत्रु थोड़े अंदर प्रति दिखाई दे रहे हैं। इन दिनों विशेष तौर पर आपके साथ समस्या होगी कि आपके जो रिजल्ट्स हैं, वर्ष का परिवर्तन का समय जाता हुआ साल है, लेकिन बुध का योग जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त बना हुआ है, आपके अपने कार्यों से पूरी तरह से लाभ आपसे वंचित कर सकते हैं लोग। थोड़ा ध्यान रखें, बुद्ध का उपाय करें। ब्रांग ब्रिंग ब्रोंग्स है बुधाय नमः, इस मंत्र का लगातार जप करने का प्रयास करें। हो सके तो गाय को थोड़ा पालक इत्यादि डालने का प्रयास करें। बुद्ध का उपाय इन दिनों लगातार आपको करते रहना चाहिए, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना है। 25 तारीख का यदि हम बात करें, बुधवार का अवसर है और साथ साथ दशमी तिथि उदया तिथि है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन का योग जो बन रहा है, चंद्रमा रात्रि में ही आपके 11वें भाव में प्रवेश कर गए हैं और ये आपके लिए लाभ के रास्ते को खोलते दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए अच्छा रहेगा। पिता गुरुजन की जितनी सेवा करेंगे उतना मेवा प्राप्त होने के योग बन सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना आपको बहुत ज़रूरी है। नए कार्यों को आरंभ करने से थोड़ा सा ध्यान रखें। सुबह 9:10 से भद्रा आरंभ हो जाएगी जो करीब रात्रि में 10:30 बजे तक रहेगी। तो इन दिनों नए कार्यों को में हाथ डालने से थोड़ा बचना चाहिए। जो रूटीन के कार्य चल रहे हैं उनको कर सकते हैं। नए कार्यों का मतलब यहाँ पर हम ये कहना चाहते हैं कि जो काफ़ी लंबे काम चलने वाले, एक दिन में शुरू होकर खत्म हो जाए, वो कोई प्रोजेक्ट लंबे नहीं होते, वो तो स्वाभाविक कार्य है। मुहूर्त इत्यादि कार्य, कोई बड़ा कार्य करने के लिए दिन अच्छा नहीं चल रहा है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। 26 तारीख की दिन बात करें, गुरुवार का अवसर है, एकादशी तिथि है और बहुत सुंदर तिथि बन रही है, सफला एकादशी। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो समय चल रहा है वो थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करते दिखाई दे रहे हैं। मेहनत की तरफ यदि अग्रसित होंगे तो आपके लिए सुंदर योग बनते दिखाई देंगे। मेहनत से पूर्ण लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा फिर थोड़ा स्वार्थी बनना पड़ेगा। थोड़ी छोटी बातों में गुस्सा आ जाए और ख़ास तौर पे लोग आपको साइडलाइन करने का प्रयास करते रहेंगे। जैसा हमने कहा कि बुध का परिवर्तन आपकी राशि में जहाँ बना हुआ है, लोग आपको साइडलाइन करते दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में साइडलाइन करते वक्त जब लोग तैयार हो रहे हो तो उनसे बचने के लिए कुछ रास्ते शास्त्र में प्रमाणित है, उनको ध्यान रखना चाहिए। तो आपकी राशि में थोड़ा शांत रहते हुए कार्य करना सबसे ज़रूरी है आपके लिए। इस दिन एकादशी है, उसमें व्रत रखने का प्रयास करें। एकादशी का महत्व भी अद्भुत है। देखिए, बहुत सुंदर योग बन रहा है, विशेष तौर पर हमें समझने की आवश्यकता है। 26 तारीख को बृहस्पतिवार के दिन एकादशी पड़ रही है, सफला एकादशी, जिसका बारे में हमने आपको बताया अभी। ये सफला एकादशी जो है सफलता देने के लिए अद्भुत है। कई बार हमारे जीवन में, हमारे मनोमस्तिष्क में ऐसे विचार उत्पन्न हो जाते हैं जो हमें कई बार हीन भावना में डाल देते हैं, कष्ट उत्पन्न करने के योग बना देते हैं। शास्त्र में कथा आती है कि सफला एकादशी के रूप में, जो पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, सफला एकादशी के रूप में जानी जाती है। और ये एकादशी इस प्रकार से है कि बहुत प्राचीन काल में विशेष तौर पर शास्त्र में कहा गया है, चंपावती नाम का एक क्षेत्र था और वहाँ पर एक सेठ रहते थे। उनका जो पुत्र था वो कई गलत कार्यों में लग गया। जीवन है, कई बार गलत व्यक्ति हो जाते हैं, नशा इत्यादि जितने भी व्यभिचार कर्म हो सकते हैं उन सब में कार्य करने की वजह से कहा जाता है कि वो अपने पिता की धन संपदा जो थी सबसे विहीन हो गया। जब गलत कार्य में लगोगे और पाप कृत्य में निवृत्त हो गया।
पाप कृत्य में लगने के कारण से कहा जाता है कि कई बार जीवन में इस प्रकार के भाव उत्पन्न हो गए कि सब कुछ भाग्य सौभाग्य जो था वो बिल्कुल धर्मविहीन, श्रीविहीन, सब कुछ उसके जीवन में योग बन गया। कहा जाता है कई वर्ष तक इस प्रकार का योग चलता रहा, कुछ रास्ता नहीं दिख रहा था। तो भाग्यवश परमात्मा प्रसन्न होने का योग समझे कि परमात्मा प्रसन्न कैसे होते हैं। कहा जाता है कि भिक्षा मांगने तक की स्थिति हो गई, जब इधर उधर भटकता रहता था। तो एक दिन एकादशी की सुंदर योग था, देव योग से योग बना, कहीं ना कहीं पूर्व जन्म का संस्कार होगा। पीपल के कुछ विशेष तौर पर कोटर के अंदर कुछ, जैसे कहता है आदमी को खाने को नहीं होता, पुराने ज़माने की बात है, तो कुछ छोटे छोटे जो फल वगैरह थे उसने एकत्र कर रखे थे, और जब जैसे विक्षिप्त आदमी होता है उसने पीपल के कोटर में उनको रख दिया। कथा को मूल रूप से समझने की आवश्यकता है कि परमात्मा प्रसन्न करने के लिए हम बड़े बड़े कार्य करते हैं, बड़े बड़े कार्य करने का प्रयास करते हैं और उनको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। परमात्मा तो अनायास ही बिना सोचे समझे कार्यों से भी प्रसन्न हो जाते हैं। समझे, ये भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तन करने का रास्ता। कहा जाता है कि उस व्यक्ति ने विशेष तौर पर क्या किया कि उस जो राजकुमार था, जो सेठ जी का लड़का था, उसने जब विक्षिप्त हो गया था तो फल फूल इकट्ठे करके लाए और पीपल के कोटर में उसको रख दिए, और कालांतर में फिर आगे चला गया, कहीं भूल गया। पीपल के अंदर साक्षात भगवान का वास कहा जाता है, साक्षात विष्णु स्वरूप पीपल के पेड़ को कहा जाता है। कहा जाता है उस समर्पण कर लेने मात्र से भगवान ने उस एकादशी के सुंदर योग में एक कर्म करने से उसके जितने पाप थे उससे निवृत्त कर उसको पुण्य को प्राप्ति करने का सुंदर योग बना दिया। यानी ये मुहूर्त है, वास्तविक तौर पर समझने की आवश्यकता है। जो लोग अनायास ही भगवान के प्रति समर्पण भाव से कार्य कर देते हैं इस मुहूर्त में, तो उनको उनके कर्मों से मुक्ति प्राप्त करने का, पाप कर्मों से मुक्ति प्राप्त करने का रास्ता बन जाता है। तो जो विचार कर शुभ रूप से मंत्र जप कर भगवान का व्रत करते हैं तो उनके पुण्यों की कितनी वृद्धि हो सकती है, ये इस कथा का मूल है। ये सफला एकादशी इस प्रकार से इसलिए कहा जाती है सफलता एकादशी, जो सफला रूप एकादशी के रूप में इसका नाम है। तो आप समझे पद्म पुराण की कथा है ये। आज हम कथाओं को विभिन्न रूप से, अलग अलग रूप से उपस्थित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन शास्त्रों में इसका महत्व ये कहा गया है कि हम ये मनसा वाचा कर्मणा भी यदि परमात्मा का भजन कर लें तो अनेक प्रकार से, तो कहा जाता है कि वो विशेष तौर पर जब इस प्रकार से उसने कर्म किया और उसका पुण्य प्राप्त हुआ तो पुनः राज्य, जो पिता का राज्य था, उसको देव प्रताप से सुंदर योग से पुनः मिल गया। तो आप समझें, इस प्रकार से हमें अवश्य कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, उससे कष्ट से निवृत्ति के योग बन जाते हैं। तो इसको अवश्य करें, इससे आपके कष्ट दूर होने के सुंदर योग बनेंगे। तो धनु राशि वालों, विशेष तौर पर आप समझें कि ये एकादशी की जो कथा है ये आपको समझते हुए इस दिन इसका व्रत करें, और हो सके तो भगवान विष्णु का मंत्र ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का यथाउचित भाव से जप करते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ग्रह योग आपके लिए लाभ के रास्ते खोलते दिखाई दे रहे हैं और ये आपके लिए अच्छा ही योग बना रहे हैं। 27 तारीख की यदि हम बात करें, शुक्रवार का अवसर, द्वादशी तिथि है और ये स्वरूप द्वादशी के नाम से जानी जाती है। देखिए, स्वरूप द्वादशी जो है बड़ा महत्वपूर्ण योग भारतीय संस्कृति के अनुसार से कहा जाता है। कहा जाता है कि इस दिन विशेष तौर पर भगवान को तिल की आहुतियाँ ओम नमो नारायणाय मंत्र जप करते हुए इसकी दे दी जाए 108, तो बहुत सारे कष्टों को दूर करने के योग बन जाते हैं। तिल से आहुति, तिल जो है साक्षात भगवान विष्णु को बड़ा प्रिय माना जाता है, तो इसके द्वारा कार्य करने का हमें प्रयास करना चाहिए। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो योग बन रहा है वो आपके लिए अच्छा ही बन रहा है। चंद्रमा जो है परिवर्तन करने की तरफ जाएंगे और करीब करीब 1:53 पर वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आपके लिए खर्चा बढ़ते भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप यदि चाहें खर्चों को कंट्रोल कर लें तो गजकेसरी योग का लाभ भी ले सकते हैं। बृहस्पति के बिल्कुल सम्मुख हो गए, चंद्रमा विराजमान हो गए हैं 12वें भाव में। खर्चा और लाभ दोनों बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, तो खर्चों को कंट्रोल करने का यदि आपने प्रयास किया तो पॉजिटिव चेंजेस कर सकते हैं। एक और परिवर्तन का योग बन रहा है, पूर्वा भाद्रपद के प्रथम चरण में शनि प्रवेश कर रहे हैं। ये बृहस्पति का नक्षत्र है और ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये योग अच्छा है आपके लिए, क्योंकि बृहस्पति आपकी राशि के स्वामी हैं और उसी के उनके चरण, उनके नक्षत्र में ही प्रवेश करने जा रहे हैं शनि महाराज। तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं बुद्धि से लाभ के रास्ते दिखाई देंगे। अपने माथे पर हल्दी का टीका लगाकर भगवान का मंत्र जप करते हुए कार्य करने का प्रयास करें, यह आपके लिए कहीं ना कहीं रास्ता लाभ का खोलेगा अवश्य। 28 तारीख शनिवार की तिथि है, साथ साथ त्रयोदशी तिथि है, शनि प्रदोष का योग बन रहा है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कार्य करना है। देखिए, जब गाड़ी में तेज चलने की योग बनते हैं तो बहुत सोच सावधानी के साथ आगे कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। बृहस्पति आपके इन दिनों छठे भाव में चल रहे हैं और छठे भाव में बृहस्पति जो होते हैं वो देखते तो अच्छी जगह पर हैं, जो धन के और पद प्राप्ति करने के लिए, लाभ प्राप्ति, सफलता प्राप्ति करने का योग बनाते हैं, लेकिन साथ साथ खर्चा और साथ साथ
कष्ट पहुंचाने के लिए जो शत्रु भाव है उनको भी उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। तो 2 भाव हो रहे हैं, तो यानी दोनों फैक्टर अशुभ और अशुभ दोनों बढ़ते दिखाई दे रहे हो। तो ऐसे में थोड़ी सावधानी ज़्यादा बरतने की ज़रूरत है। ये करते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। साथ साथ इस दिन कुंभ राशि में शुक्र भी प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से रात्रि में परिवर्तन होगा। चंद्रमा और शनि और शुक्र दोनों एक साथ विराजमान हो जाएंगे आपके तृतीय भाव में। यह आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रास्ता खोलता दिखाई दे रहा है। शनि प्रदोष है, तो ऐसे में शुभ रूप से कार्य करने का प्रयास करें, शनि को मनाने का प्रयास करें। शनि आपके लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो इस वक्त पराक्रम वाले भाव में विद्यमान है, तो वो कहीं ना कहीं कष्ट दे रहे हैं। तो कहा जाता है शनि को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। तो थोड़े से तिल लेकर उसको थोड़ा सा दूध में डालकर ओम नमः शिवाय का जप करते भगवान शिव का अभिषेक करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 29 तारीख की हम बात करें, रविवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि है और मासिक शिवरात्रि का सुंदर योग बन रहा है। 28 और 29 तारीख को एक बात ध्यान रखें कि अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र हैं, ये मूल के अंतर्गत आते हैं। दो लोग जो जातक इन दिनों जन्म ले रहे हों 28 और 29 में, उनकी मूल शांति उनके माता पिता को अवश्य करानी चाहिए। और जिन लोगों ने पहले जन्म लिया हुआ है, उनके अनुराधा मूल नक्षत्र हैं उनके, तो उनको भी अवश्य अपनी मूल शांति यदि नहीं कराई है तो अवश्य करा लेनी चाहिए। ये हम कई बार अवगत करा चुके हैं। ग्रह नक्षत्रों का योग आपके लिए अनुकूल है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको अपने गुस्से को, सावधानी से, एंजाइटी को नहीं बढ़ने देना है। उसको यदि करते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेंगे। शिव का ध्यान करें, सुबह सुबह शिव का ध्यान करके कार्य आरंभ करने का प्रयास करिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मासिक शिवरात्रि, और पुनः आपको अवगत करा दें, आश्रम में, हमारे आश्रम में नवग्रह शांति महायज्ञ, गायत्री महायज्ञ इन दिनों चल रहा है। देखिए पौष का महीना चल रहा है, और पौष का महीना साक्षात पे कहा जाता है कि छोटा पितृ, खासतौर पे पक्ष कहा जाता है। ऐसे में अपने पितरों की शांति के लिए, देखिए वर्ष का परिवर्तन काल आ रहा है, अपने पितरों के निमित्त अवश्य कुछ गायत्री का जप कर लेना चाहिए, यज्ञ कर लेना चाहिए। और हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस रविवार के दिन विशेष तौर पर जो बात कर रहे हैं 29 तारीख को मासिक शिवरात्रि के अवसर पर गायत्री का महायज्ञ, नवग्रह शांति महायज्ञ रखा है। तो आप सब इसमें सम्मिलित हों, आपके लिए बहुत शुभ योग बनेंगे। 30 तारीख यदि हम बात करें तो उस दिन सोमवार, अमावस्या, सोमवती अमावस्या का योग चल रहा है, और साथ साथ आपके ग्रह नक्षत्र आपके अंदर नई एनर्जी उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। तो ये 30 और 31 अच्छे एनर्जी से परिपूर्ण योग बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा आलस्य भी कहीं ना कहीं मनोमस्तिष्क में छा सकता है। संपर्क को बढ़ाने का दिन है, नए संपर्कों को साधने का दिन है, और थोड़ा सा अच्छे से मिलनसार रहते हुए कार्य कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कहा जाता है सोमवती अमावस्या पुण्यों को बढ़ाने का अवसर है, ब्राह्मण भोजन कराएं। सोमवती अमावस्या साल में एक आध बार बड़ी मुश्किल से आती है, तो कोशिश करें इस पुण्य तिथि में यदि तीर्थ जल का स्नान, घर में ही थोड़ा गंगा जल डाल लीजिए। सर्दी का मौसम है, बहुत सारे लोग तो स्नान ही नहीं करते हैं। ध्यान रखें, पुण्यों को उदय करने, शनि को उतारने का दिन है, कष्टों को उतारने का दिन है। जो हो सके तो भोजन इत्यादि ब्राह्मणों को अवश्य कराएं, गरीबों को भोजन बांटने का प्रयास करें। यह आपके लिए अच्छे योग बना रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से एनर्जी अच्छी है, पॉजिटिव वाइब्स आती दिखाई दे रही है हमें। तो ग्रह नक्षत्रों के लिए योग अच्छा बन रहा है आपके लिए। 31 तारीख मंगलवार का अवसर, ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो ये बिल्कुल विशेष तौर पर नया वर्ष अब आरंभ होने को है। ये जाता वर्ष आपके लिए क्या कुछ करके गया है, इसको एनालाइज करने के लिए दिन दिखाई देता है। आपको अच्छे से एनालाइज करें, और ग्रह नक्षत्र जो हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा सा आगे बढ़ने के योग तो अवश्य बना रहे हैं। नए संपर्कों को साधने का योग बनता दिखाई दे रहा है। थोड़ा हनुमान जी का स्तवन करें। मंगल इन दिनों थोड़े कमज़ोर हैं आपके लिए, और जनवरी के महीने में मंगल एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बनाएंगे, वक्री चलते हुए मंगल। तो ऐसे में कोशिश ये करें, हनुमान जी का सुंदर स्तवन कर कर इस वर्ष को विदा करें, और नया वर्ष बहुत कुछ नया आपके लिए लेके आने को तैयार है। और इन समस्त राशि इत्यादि के संबंध में आपको अच्छे समझ लेना चाहिए। तो इस प्रकार से ग्रहों का योग जो आपने अभी समझा सिलसिलेवार तरीके से कि आपकी राशि में कब, कहाँ, किस प्रकार का योग बनेगा, उसको आपको समझकर अपने जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करना चाहिए। ये जो हम आपके समक्ष हमारे इस चैनल के माध्यम से, आचार्य वाणी के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित रहते हैं। बहुत सारे लोगों के प्रश्न रहते हैं, कई बार लोगों ने प्रश्न भी किए हैं, और उनका निवारण भी हम समय समय पर करने का प्रयास करते हैं। राशि जो है वो कई प्रकार की हो सकती है। चंद्र प्रधान राशि, नाम की राशि, साथ साथ आपके सूर्य के अनुसार से राशि, लग्न, ज्योतिष के दृष्टिकोण से ये सब महत्वपूर्ण है। और हम सब लोग किसी एक पहलू को देखने का प्रयास करते हैं कि हमारी चंद्र राशि कौन सी है या नाम की राशि कौन सी है। लेकिन एक वास्तविक तौर पर आप इस सत्य को समझने का प्रयास करें कि इन सब का कुछ ना कुछ महत्व है। जैसे न्यूमरोलॉजी के अनुसार से आप समझें कि आपका नाम XYZ कोई भी नाम है, किसी का रवि नाम है, किसी का कृष्ण नाम है, किसी का कुछ और नाम है, उस नाम के अनुसार से उनके विभिन्न विभिन्न प्रकार से लोग, जैसे कृष्णपाल सिंह किसी का नाम है, किसी कोई केवल कृष्ण ही यूज़ करता है, कोई KP सिंह यूज़ करता है,
कोई केवल पाल ही बोलता है एक नाम को, तो आप समझो उसका अलग अलग प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से किस प्रकार से कितने शब्दों का कितनी वाइब्रेशन उत्पन्न हो रही हैं उसके अनुसार से प्रभाव होता है। इसी प्रकार से आपके जीवन में ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपकी चंद्र राशि एक है, नाम की राशि अलग है, उसके बाद से आपकी लग्न राशि अलग है, तो उन सब का प्रभाव कुछ ना कुछ आपके जीवन में पड़ रहा है। जब हम जन्मपत्री का विश्लेषण करते हैं, आप तो राशि के अनुसार सुनने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब कि ज्योतिषी जन्मपत्री का विश्लेषण करता है तो उन समस्त पहलुओं को देखते हुए आपके भविष्य का निर्धारण करने का हम प्रयास करते हैं और गतिविधि को समझते हुए, जीवन में अनुभव लेते हुए कि किस प्रकार के ग्रहों का योग किस प्रकार से कैसे बनने वाला है, उन सबको समझते हुए व्यक्ति के जीवन के घटनाक्रम जिस प्रकार के बनने वाले हैं, कैसे बनने वाले हैं, उन सब का अच्छे से अन्वेषण करने के उपरांत ही भविष्य के बारे में हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। राशि भी बड़ी महत्वपूर्ण है। राशि ऐसा नहीं है कि जैसे यहाँ पर हम ज़्यादातर चंद्र राशि का उपयोग करते हैं कि चंद्रमा आपकी जिस राशि में है, आपकी जन्मपत्री के अनुसार से नाम को भी आप देख सकते हैं। बहुत सारे लोग आए संसार के अंदर जिनके पास बहुत सारे आज की तारीख में उनका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ कन्फर्म नहीं होता, तो आपके नाम की राशि के अनुसार भी हमारे इस भविष्यफल को देख सकते हैं। लेकिन वास्तविक तौर पर यदि आप अपने भाग्य को सही समझना चाहते हैं तो ज्योतिष की सहस्त्रों शाखाओं में से ज्योतिष की गणना जो है वो वास्तविक तौर पर बहुत चमत्कार उपस्थित कर सकती है। बहुत सारी चीज़ों को पहले से हमें अवगत करा सकती है क्या कुछ होने वाला है। बहुत सारे लोगों के पास जन्मपत्री भी नहीं है, डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है, तो उनकी हाथ की रेखाएँ तो हैं, प्रश्न लग्न तो है। ऐसा नहीं है कि ज्योतिष वहां पर आपको लाभ नहीं देगा। आपकी हाथ की रेखाओं को समझकर, आपकी हाथ की रेखाओं को पढ़कर हम आपके भविष्य के संबंध में बहुत कुछ बातें जानने का सुंदर रास्ता बनता है। तो इसलिए ज्योतिष विज्ञान, पामिस्ट्री जिसे कहा जाता है, एक ऐसी ही चमत्कारिक विधा है। इन समस्त चीज़ों को मिलाकर ज्योतिष विज्ञान एक इतना व्यापक विषय बन जाता है कि जो अपने जीवन में क्या कुछ होने वाला है उसको पहले से आपको समझाने का रास्ता दिखा सकता है। तो इसलिए ज्योतिष को वास्तविक तौर पर अपने जीवन में स्थान देने का प्रयास करें, भ्रांति ना उत्पन्न करें। देखिए, भविष्य परिवर्तनशील है। ज्योतिष की गणनाएं ये साफ साफ तौर पर दिखाती है कि जो गणनाएं बनी वो आपके जीवन में उस प्रकार की घटना का योग बनाती दिखाई दे रही हैं। तो यदि हम कोई अशुभ भाव बन रहा है, ज्योतिष का योग बन रहा है, अशुभ योग बन रहा है, तो क्या आप, एक प्रश्न उठता है यहाँ पर, क्या आप उसको बदल सकते हैं? अगर ज्योतिष में सब कुछ वास्तविक तौर पर इसी प्रकार से गणनाओं को बता के कहा गया कि नहीं अवश्यम भावी है, नहीं, ये बात समझ लें कि अवश्यम भावी तो है लेकिन परिवर्तनशील है आपके कर्म के अनुसार से। यदि आप उसका उपाय करते हैं, ज्योतिष में जो रेमेडीज बताई जाती हैं, उपाय बताए जाते हैं, वो इसलिए बताए जाते हैं ना कि इसको परिवर्तन करने का हमें प्रयास करना चाहिए। यदि हम परिवर्तन की तरफ चलें तो सत्य माने वो परिवर्तन के रास्ते आपको प्राप्त हो सकते हैं। कहीं ना कहीं जो सूल है, जो सूली है, उसका छोटा सा कांटा के रूप में जीवन में वो भार जो है, यदि आप कर्म को ठीक कर लें तो बिल्कुल बन सकता है। इसीलिए निदान, ज्योतिष का जो निदान का भाग है, जो रेमेडियल एस्पेक्ट है, चाहे वो मंत्र विज्ञान है, चाहे वो औषध विज्ञान है, चाहे वो दान है, या विभिन्न प्रकार के जो छोटे छोटे अनेक प्रकार के उपाय शास्त्र में वर्णित हैं, कहीं गलत नहीं है। तो इसको हमको सत्य रूप में समझने का प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष एक बिल्कुल हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा, ज्योतिष में गणनाएं दिखा रहे थे, मृत्यु कालक योग था, मृत्युतुल्य योग था, लेकिन महामृत्युंजय मंत्र इत्यादि का जप किया गया, अनुष्ठान किए गए, बहुत सारे दान पुण्य किए गए, औषध विज्ञान का उपयोग किया गया, तो वो योग टला, बिल्कुल टल सकते हैं। ये समस्त चीज़ें भगवान की कृपा। इस संसार में समझ लें, किसी के जीवन में संतान का योग नहीं था, उन्होंने भगवान की साधना करी और उनके जीवन में ज्योतिष गणनाओं के अनुसार से ही वो उपाय को करने के बाद, परमात्मा की कृपा के बाद वो रास्ता बन जाता है। तो इस बात को हमको सत्य रूप में समझने का प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष कहीं विचित्र विडंबनाओं को मन में हम रख लेते हैं अपने अपने भाव में कि अरे नहीं, ऐसा नहीं होगा, ज्योतिष कपोल कल्पित है या कुछ भ्रांति उत्पन्न करती है। भ्रांति तो कुछ भी उत्पन्न कर सकती है, आपका मस्तिष्क स्वयं भ्रांति उत्पन्न करता है। आप ये समझें कि किस चीज़ क्या क्या भ्रांति उत्पन्न कर, भ्रांति तो हम स्वयं उत्पन्न कर रहे हैं। शास्त्र ज्योतिष जो है वो तो अनादिकाल से गणनाओं के अनुसार से, देखें कितनी परिष्कृत गणनाएं हमारे भारतीय संस्कृति में, शास्त्र में बताई गई हैं, और उन गणनाओं को हम तो स्वयं जीवन में देखते हैं। बहुत सारे लोग जन्मपत्री दिखाने आते हैं और जब वो बात जब देखने का प्रयास करते हैं बहुत सारी जन्मपत्रियों में, तो वो बिल्कुल सत्य निकलती है। कहाँ से? वो केवल गणना, केवल कुलावे नहीं है, गणनाओं को, ज्योतिष के जो ग्रह योग को सैद्धांतिक तौर पर समझा और वही गणना का प्रयोग ज्योतिष के दृष्टिकोण से, चाहे वो जैमिन का, पाराशर का या किसी भी शास्त्र के अंदर आए हुए योग हैं, उनको यदि वहां लगा के देखा तो बिल्कुल 100% सत्य निकलते हैं। तो इसको वास्तविक तौर पर केवल इग्नोर ना करें। बहुत सारे लोग आपके समय समय पर आपके मनोमस्तिष्क में भ्रांति, कई कमेंट भी लिख देते हैं लोग कि ज्योतिष कपोल कल्पित है। अभी तो आप केवल
राशि के अनुसार से हमारे इन वीडियोस को सुनने का प्रयास करते हैं, लेकिन ज्योतिष की प्रत्यक्ष घटनाएं जब सामने आती हैं ना, तब वास्तविक तौर पे सत्य का भान होता है बिल्कुल। तो उसको इस जो मानसिक तौर पर विचित्र विडंबनाएं मन में उत्पन्न हो रही है उनको हटाने का प्रयास कीजिए और ज्योतिष को सत्य रूप में समझने का प्रयास करिए। ज्योतिष का संसार ही ऐसा अद्भुत है कि जिसके अंदर शास्त्र में वर्णित हजारों बातें, हजारों लोगों ने इसका, लाखों अरबों लोगों ने इसका लाभ लेने का भारतीय संस्कृति से प्रयास किया। पूरे विश्व में इसको कहीं ना कहीं स्थान दिया जाता है, तो आप उसको स्थान देंगे, समझेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये हमने आपके समक्ष जो भविष्य का गणनाओं के अनुसार से भाव रखा है, उसको यदि सही रूप से आप समझें तो बहुत अच्छा रहेगा। नया वर्ष आने को है और नए वर्ष के अनुसार से जो जाता समय जो है वो आपको क्या कुछ देखे जा रहा है, इसको आपने सही समझने का प्रयास किया। लेकिन फिर भी हम कहेंगे ज्योतिष को बहुत वृहद रूप से समझने का प्रयास करें। यहाँ तो हम केवल राशि के दृष्टिकोण से, क्योंकि ये संसार में सबसे आसानी से समझ में आ जाता है। अगर हम इंडिविजुअल तौर पर ज्योतिष के एक एक भाव को यहाँ समझाना शुरू कर दें तो आधे लोग गणनाओं को समझाना शुरू कर दें और उसके अनुसार से बात करना शुरू कर दें तो वो इंडिविजुअल रीडिंग हो जाएगी और वो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर शायद उपयुक्त नहीं रहेगी। तो इसीलिए ज्योतिष की जो राशि विज्ञान के अनुसार से, नक्षत्रों के परिवर्तन के अनुसार से यहाँ जो भाव है वो हम आपके समक्ष समय समय पर सही समय पर रखते रहते हैं। और आपके मन में भी कोई प्रश्न चल रहा हो तो चिंता ना करें, हमने एक चैनल आपके लिए रखा है, आश्रम की व्यवस्थाएं आपके लिए हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से आप तुरंत हमें अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं। हम प्रयास करेंगे उन समस्त प्रश्नों का सही उपयुक्त समय आपको दे सकें और व्हाट्सएप के माध्यम से जो प्रश्न प्राप्त होते हैं उनके निदान भी हम जल्दी से जल्दी देने का प्रयास करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे होते हैं, नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं, उन पर आप अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं। पर्सनल अपॉइंटमेंट लेने के लिए भी उसमें पूरी व्यवस्था आपको व्हाट्सएप के माध्यम से, उस प्रश्न के माध्यम से जो आप भेजेंगे, जो आप इंक्वायरी भेजेंगे, उसमें हम पूरी तरह से हमारे आश्रम संस्थान की तरफ से देने का हम प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोग, एक बात और ध्यान रखें, आजकल बहुत सारे लोग हमारे नाम से, कई सारे लोग कह देते हैं कि आचार्य विक्रमादित्य से हम डायरेक्टली बात कर रहे हैं और बहुत सारे लोग हमारे पास कई प्रकार इस प्रकार की सूचना आई हैं, तो थोड़ा सावधान रहें। हमारा दिल्ली में ही आश्रम है, विवेकानंद योगाश्रम संस्थान है और हर रविवार को हम स्वयं आप सबसे वहाँ पर मिलते ही है, जिसमें सामूहिक यज्ञ का जो कार्यक्रम होता है। वैसे तो नित्य प्रति 8 घंटे आश्रम में यज्ञ होता है, लेकिन रविवार के दिन सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक विशाल भंडारा, सुंदर यज्ञ, स्वाध्याय और आपके प्रश्नों का निदान, जो भी छोटे मोटे प्रश्न हो सकते हैं उनको हम निदान देने का समय पर प्रयास करते ही हैं। तो आप रविवार को विवेकानंद योगाश्रम में सादर आमंत्रित हैं और इस कार्यक्रम में आप भाग लेकर माँ भगवती का सुंदर दर्शन कर सकते हैं। जैसा हमने आपको कई बार बताया है कि विवेकानंद योगाश्रम में 1947 में मुल्तान से माँ भगवती का सुंदर शिव विग्रह पधारा और उनका आज वहाँ पर सुंदर मंदिर विराजमान है। उनका दर्शन करेंगे तो देखिए 500 साल भगवती की दिव्य प्रतिमा पुरानी, उनका दर्शन करने मात्र से बस बहुत सारे कष्ट जीवन से दूर हो जाते हैं। और आप स्वयं सादर आकर रविवार को या कभी भी, बहुत सारे उत्सव होते हैं समय समय पर, उसका बारे में हम आपको बताते ही रहते हैं। तो आप यदि आश्रम में आएंगे और माँ भगवती के सुंदर सानिध्य में रहेंगे तो माँ भगवती की कृपा से बहुत सारे जीवन के अप्रत्यक्ष कष्ट भी अपने आप जीवन से दूर हो जाएंगे। साथ साथ विवेकानंद योगाश्रम के माध्यम से हम यहाँ समय समय पर बहुत सारे यज्ञ इत्यादि, बहुत सारी कथाएं, बहुत सारे सुंदर कार्यक्रम समय समय पर आपको बताते रहते हैं, वो होते ही रहते हैं। इसके अलावा योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद का एक पूरा 100 बेड का हॉस्पिटल भी चल रहा है, जिसमें बहुत सारे लोग आकर अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निदान भी यहाँ पर करते हैं। और बहुत सारी भारतीय पराविद्याओं के संबंध में, चाहे वो मंत्र विज्ञान है, चाहे वो योग विज्ञान है, चाहे वो यज्ञ विज्ञान है, आयुर्वेद, मुद्राएं और इस प्रकार से योग की बहुत सारी सहस्त्रों शाखाएं, प्राणायाम इत्यादि, हठ योग इत्यादि पर बहुत सारा शोध कार्य, कुंडलनी योग, ध्यान योग, इस पर समय समय पर हम प्रकाशित भी करते रहे हैं। करीब करीब 50 पुस्तकें आश्रम की तरफ से प्रकाशित की गई हैं, जो विभिन्न योग इत्यादि के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत अद्भुत स्थान रखती हैं। तो आप हमारे संस्थान से जुड़कर अपने जीवन में पूरा महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने के लिए सुंदर योग बनाएं। स्वागत है आपका विवेकानंद योगाश्रम में।